फ्रेंड्स, मैं यकीन प्रताप आज आप लोगों को DLED सेकेंड सेम के अंतर्गत वर्तमान भारतीय समाज हमारा पेपर है, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। और उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था बढ़ते समाज के प्रमुख मुद्दे भाग 2। उसके अंतर्गत आज हमारा नया टॉपिक है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको जानेंगे कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भूमंडलीकरण वैश्वीकरण एक ही शब्द है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल भी हमें संदेह नहीं करना है। कहीं भी भूमंडलीकरण पूछा जाए, वैश्वीकरण पूछा जाए या ग्लोबलाइजेशन पूछा जाए, एक ही बात है और एक ही हमें अर्थ लिखना है, एक ही बात लिखनी है। किसी भी तरह से कोई भी किसी प्रकार से मिसगाइड नहीं होना है। अब हम समझते हैं कि भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है, इसको देखते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण वैश्विक, इसका जो अर्थ है भूमंडलीकरण का अर्थ है वो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण वैश्विक भूखंड से है। इस शब्द का प्रयोग मतलब इसका तात्पर्य क्या है, संपूर्ण पृथ्वी से है, या अर्थात पृथ्वी के जहाँ पृथ्वी है, जहाँ इस दुनिया में मनुष्य हैं, बासिंदे हैं, जिन जिन भूमियों की, उन सब से है। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इस शब्द का प्रयोग भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले एंथनी गिडेंस ने किया। भारतीय संस्कृति का एक बहुत पुराना शब्द है, बहुत ही मूल्यवान शब्द है, वो है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण धरा ही क्या है, परिवार है या घर है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी धरा है। ये चरितार्थ करता है भूमंडलीकरण को या वैश्वीकरण को या ग्लोबलाइजेशन को। जबकि अनेक विद्वानों ने भूमंडलीकरण का अर्थ सामाजिक रूप में लिया है, कुछ लोगों ने आर्थिक रूप में लिया है, कुछ लोगों ने राजनीतिक रूप में लिया है, कुछ लोगों ने धार्मिक रूप में भी लिया है। लेकिन भूमंडलीकरण से तात्पर्य क्या है कि संपूर्ण दुनिया एक घर है, संपूर्ण दुनिया एक क्या है, एक परिवार है। अर्थात जो भी व्यक्ति इस दुनिया में है, कहीं भी रह रहे हों, वो क्या है, एक परिवार है। चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे रसिया में हो, चाहे कहीं भी हो। ठीक है, संपूर्ण विश्व में कहीं भी हो, और वो क्या है, एक तरीके से संपूर्ण दुनिया क्या है, एक घर है। इसी को क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। क्योंकि आज का जो दौर है वो वैश्वीकरण का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। क्योंकि हम उत्पादक की बात करें या व्यापारियों की बात करें, तो व्यापारियों को अपने माल का उचित मूल्य लेने के लिए वो दुनिया की किसी भी मंडी में जा सकते हैं, ताकि उनको बेहतर प्रतिस्पर्धी जो उनको लाभ है वो प्राप्त हो सके। इस प्रकार से भूमंडलीकरण को हमने जाना। भूमंडलीकरण क्या है, सिंपल शब्दों में कहेंगे, भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है या वह विचार है जिसमें संपूर्ण धरा को ही परिवार माना जाता है, संपूर्ण पृथ्वी को ही क्या मान लिया जाता है, घर मान लिया जाता है। और ये राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, आर्थिक उद्देश्यों के लिए, सामाजिक उद्देश्यों के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए क्या है, संपूर्ण पृथ्वी घर है। तो इस प्रकार से लोगों ने इसको जाना। अब देखते हैं विश्व के लिए विश्व के लिए भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही व्यापक है। अब इसको आगे देखते हैं, वो है वैश्वीकरण के उद्देश्य। नंबर 1, तमाम लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, आप लोग देख लेंगे, मैं इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी अर्थ होते हैं उसी को एक निश्चित शब्द में बांध देना ही क्या हो जाती है, परिभाषा हो जाती है। इसमें R.K. शर्मा ने परिभाषा दी है, S.K. द्वे की परिभाषा है, मनस्वी के अनुसार उन्होंने उनकी महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको हम यहाँ पर नहीं बताएंगे। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के उद्देश्य। वैश्वीकरण के उद्देश्य हम देख लेते हैं। वैश्वीकरण के उद्देश्य ठीक है, इसको देख लेते हैं। वैश्वीकरण के तमाम उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है, इसको जानेंगे, आर्थिक समानता। नंबर 1, आर्थिक
समानता। मैंने बताया भूमंडलीकरण को अधिकांश लोग किसके लिए लेते हैं, अधिकांश राजनेता, अधिकांश व्यक्ति भूमंडलीकरण का अर्थ किससे लेते हैं, आर्थिक गतिविधियों से लेते हैं। क्योंकि एक देश में जो आर्थिक व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं उनका लाभ उठाने के लिए प्रत्येक देश का व्यापारी, प्रत्येक देश का व्यवसायी चाहता है वो वैश्विक मंडियों से उन वस्तुओं के, अपने उत्पादों के क्या करे, उचित दाम दे। इसलिए संपूर्ण विश्व में धन का जो वितरण है वो क्या रहे, समान रहे। अर्थात जो भी व्यक्ति हैं वो क्या है, कहीं भी किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से असमानता न रहे। इसलिए आर्थिक रूप से समानता लाने के लिए क्या है, वैश्वीकरण बहुत आवश्यक है, वैश्वीकरण बहुत जरूरी है। ये क्या है, वैश्वीकरण का उद्देश्य है। नंबर 2 देखते हैं, वो है विकास के लिए नवीन साझेदारी। नंबर 2, विकास के लिए नवीन साझेदारी, नवीन साझेदारी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं। संपूर्ण देश, संपूर्ण दुनिया क्या हो रहा है, आज विकास की दौड़ में दौड़ रहे हैं। अर्थात प्रत्येक देश अपना विकास कर रहा है और ऐसी स्थिति में दुनिया के तमाम देश मिलकर विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल करना चाहते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए तमाम तरीके के विषयों पर, तमाम तरीके के मुद्दों पर वो मिलकर साझा प्रयास करते हैं। तमाम तरीके के उद्योग लगाते हैं, कंपनियां लगाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, तमाम तरीके के आर्थिक रूप से अनुबंध करते हैं। तो ये क्या है, ये विकास के लिए नवीन साझेदारी है, जो किसका उद्देश्य है, जो वैश्वीकरण का उद्देश्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है गरीबी उन्मूलन। नंबर 3 यही देख लेते हैं, गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन, तमाम दुनिया के देश ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। विकसित देशों का, जो भी देश आर्थिक रूप से संपन्न है, उनका दायित्व है वो गरीब देशों की मदद करें, गरीब देशों को संपन्न बनाएं, उनको विकसित करें। तो गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य क्या है, वैश्वीकरण का उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन। अर्थात वैश्वीकरण के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, गरीबी को समाप्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, वो है उदारीकरण। नंबर 4, उदारीकरण। उदारीकरण, आज का युग किसका युग है, उदारीकरण का युग है। अर्थात प्रत्येक देश को लिबरल होना नितांत आवश्यक है। अर्थात जो भी देश इस दुनिया में, जो भी देश हैं और जो शक्तिशाली देश हैं, उनको खासतौर से कमज़ोर राष्ट्रों के प्रति, कमज़ोर देशों के प्रति क्या करना है, अपने रवैये को उदार रखना है, अपने रवैये को नरम रखना है, अपने रवैये को सहानुभूतिपूर्ण रखना है, ताकि वो भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर अपना विकास कर सके। ये उदारीकरण किसका उद्देश्य है, उदारीकरण वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है सरकारी नियंत्रण की सीमितता। नंबर 5, सरकारी नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण की सीमितता, की सीमितता। सरकारी नियंत्रण की सीमितता, इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक जो राष्ट्र होता है, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको देश राज्य बोलते हैं, वो क्या करता है, अपने देश के अंदर सरकार का नियंत्रण चाहता है। संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों पर, संपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों पर, संपूर्ण सामाजिक गतिविधियों पर क्या चाहता है,
वो नियंत्रण चाहता है। लेकिन जब वैश्वीकरण की बात आती है तो वहाँ पर प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक देश को उदार होना होता है। प्रत्येक देश को अपने उस जो सरकारी नियंत्रण होता है उसमें सरलता बरतनी होती है, ताकि उनकी जो भी उनके देशों की जो भी विशेषताएं हैं उससे पूरी दुनिया लाभान्वित हो सके, पूरा विश्व की मानवता को उसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट उद्देश्य है संतुलित विकास। पांचवा हो गया, छठवां संतुलित विकास। संतुलित विकास। जब वैश्वीकरण होगा, जब ग्लोबलाइजेशन होगा, जब भूमंडलीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, तो संपूर्ण देशों का, संपूर्ण पृथ्वी का जो भी देश हैं संपूर्ण पृथ्वी के, उनका विकास भी क्या होगा, समान रूप से होगा और संतुलित रूप से होगा। कहीं भी हमें असमानता देखने को नहीं मिलेगी। यदि हम बात करते हैं, यदि चावल के मूल्य अमेरिका में 10 रुपये किलो हैं, तो वैश्वीकरण का जब उदारीकरण की बात होगी, वैश्वीकरण की बात होगी, तो वही रेट पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे उनकी मंडियों के अनुपात के अनुसार। इस प्रकार से हमें क्या मिलता है यहाँ देखने को, उदारीकरण का जो उद्देश्य है वो क्या है, संतुलित विकास करना। और नेक्स्ट है 7वां, वो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना। वसुधैव कुटुंबकम की भावना। कुटुंबकम की भावना ठीक है फ्रेंड्स। अर्थात वैश्वीकरण के द्वारा क्या होता है, वैश्वीकरण के द्वारा संपूर्ण विश्व में जो भी देश हैं उनके अंदर संपूर्ण धरा को ही अपना परिवार मानने जैसी फीलिंग होती है। अपनी जो भी पृथ्वी है, जो भी दुनिया है, इसको अपना घर जैसी अनुभूति होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसके उद्देश्य पढ़े। नेक्स्ट जानेंगे वैश्वीकरण की विशेषताएं। जो उद्देश्य है उसी में करीब करीब विशेषताएं ही वैसी विशेषताएं हैं। पहला है पारस्परिक निर्भरता। वैश्वीकरण के द्वारा क्या होता है, पहली विशेषता ये है कि एक देश दूसरे देश पर निर्भर होता है। एक देश के बासिंदे, एक देश के निवासी दूसरे देश के निवासियों पर निर्भर होते हैं। उनकी अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। तो ये क्या है, वैश्वीकरण की विशेषता है। दूसरी विशेषता है विकसित देशों का पर नियंत्रण। विकसित देशों का नियंत्रण। वैश्वीकरण के द्वारा क्या होता है, जो भी डेवलप्ड देश होते हैं, जो भी डेवलप कंट्री होते हैं, उनका नियंत्रण पूरे विश्व पर हो जाता है। नेक्स्ट है वो है मानवता का विकास। इसके द्वारा मानवता का निश्चित रूप से क्या होता है, विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, अपनी क्षमता के अनुसार क्या करता है, अपनी मौलिक देन पूरी दुनिया को देता है। नेक्स्ट देखते हैं वो है तकनीकी शिक्षा का विकास। वैश्वीकरण के द्वारा क्या होता है, तकनीकी शिक्षा का विकास होता है। एक देश में तकनीकी के संबंध में जो भी अन्वेषण हो रहे हैं, जो भी खोजें हो रही हैं, जहाँ भी नवीन तकनीक आ चुकी है, उस तकनीक का प्रसार एवं प्रचार किसके द्वारा होता है, भूमंडलीकरण के द्वारा होता है। इस प्रकार से हमने इसकी विशेषता जानी। नेक्स्ट है वैश्वीकरण की आवश्यकता एवं महत्व। जो हमने उद्देश्य पढ़े हैं कमोबेश वही चीज़ें इसमें भी है। नेक्स्ट देखते हैं वो है वैश्वीकरण के लाभ। वैश्वीकरण के लाभ, इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, बताते हैं इसको, आगे बढ़ेंगे। वैश्वीकरण से लाभ के लाभ, इसके क्या लाभ होते हैं वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला है संतुलित पर्यावरण का विकास। नंबर 1 संतुलित पर्यावरण का विकास।
इसका तात्पर्य ये है कि जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसको किस प्रकार से संपूर्ण रूप से उसको हमें स्वास्थ्यप्रद बनाना है, उसको किसी प्रकार से हानिप्रद ना हो पाए, इस प्रकार का जो एनवायरनमेंट होता है उसका निश्चित रूप से क्या होता है, विकास होता है। इसके द्वारा भूमंडलीकरण के द्वारा जब कभी भी ग्लोबलाइजेशन की बात आती है उसका लाभ ये होता है कि जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास है, उसके द्वारा संतुलित पर्यावरण का विकास निश्चित रूप से होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट लाभ की बात करेंगे, वो है मानवीय दृष्टिकोण का विकास। नंबर 2, मानवीय दृष्टिकोण का विकास। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं कि जो भी पर्यावरण के द्वारा ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जो उसका नज़रिया होता है, जो उसकी सोच होती है, वो निश्चित रूप से कैसी हो जाती है, व्यापक हो जाती है। उसका जो दृष्टिकोण होता है वो उसमें मानवता निश्चित रूप से समाहित हो जाती है और उसमें क्या होता है, मानवीय गुणों का निश्चित रूप से विकास होता है। इस प्रकार से मानवीय दृष्टिकोण का विकास भूमंडलीकरण के द्वारा होता है, जिसका दूसरा लाभ है। नंबर तीसरा लाभ देखते हैं, निर्धनता उन्मूलन। तीसरा गरीबी उन्मूलन। गरीबी की समाप्ति या गरीबी उन्मूलन, इसको देखते हैं। तीसरा लाभ तो ये है भूमंडलीकरण के द्वारा कि जो भी दुनिया में गरीब देश हैं उन देशों में गरीबी को समाप्त किया जा सकता है। अर्थात भूमंडलीकरण के द्वारा गरीबी को समाप्त करने का एक नया अवसर प्राप्त होता है, इसलिए इसका तीसरा लाभ है। चौथा देखते हैं, वो है मानव कल्याण की भावना का विकास। मानव कल्याण की भावना का विकास। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि भूमंडलीकरण के द्वारा या भूमंडलीकरण का जो अर्थ होता है वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित होता है। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार, हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारा एक क्या है, हमारा अपना निजी सदन है या घर है। इस प्रकार से मानव कल्याण की भावना का निश्चित रूप से भूमंडलीकरण के द्वारा विकास होता है, इसका अगला लाभ है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है समस्याओं का मिलकर सामना करना। 5, समस्याओं का मिलकर सामना करना। ठीक है स्टूडेंट्स, समस्याओं का मिलकर सामना करना। जब व्यक्ति के अंदर यह भावना आ जाती है कि संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण विश्व क्या है, हमारा घर है, तो जिन जिन देशों में जो समस्याएं होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन जाती हैं और उन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन समस्याओं के समाधान की बात की जाती है। इससे क्या होता है, निश्चित रूप से भूमंडलीकरण के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो भी समस्या होती हैं उनको मिलकर समाधान करने की क्षमता पैदा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है बाधा रहित व्यापार। नेक्स्ट देखेंगे 6वां, बाधा रहित व्यापार। जो व्यापार की स्थिति है उस पर सारे प्रतिबंध हट जाते हैं, अर्थात दुनिया को एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध हो जाता है। हर एक देश को क्या होता है, एक बहुत बड़ा बाजार मिल जाता है जिसमें उसको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, आर्थिक लाभ लेने के लिए
एक बहुत बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, वैश्वीकरण का अगला लाभ है बाधा रहित व्यापार, अर्थात बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी रोकथाम के प्रत्येक देश का प्रत्येक नागरिक किसी भी देश में व्यापार कर सकता है, वाणिज्य कर सकता है और धन अर्जित कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ देख लेते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में बस इतना ही। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर मैं आपको उसका सलूशन दूंगा। धन्यवाद।